मेरी सब्सक्राइबर बेस 70 to 75% इज विमेन। शुरू में जब कोई बोलता था मुझे बहुत डर लगता था। These are such important things to know in life. I don't know why school में these things are not taught. Hey darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. I know जो हमारे regular subscribers हैं उनको ये बहुत ज़्यादा different setup लग रहा होगा because you've usually seen day vlogs, makeup vlogs, fun vlogs. So let me clear this confusion. Usually जब भी मैं Q&A करती हूँ, a lot of people put in the comment also. बहुत लोगों का मुझे DM आता है कि मैम आपने फाइनेंशियली क्या स्टडी किया है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि विमेन शुड बी एबल टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है दैट ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। इट डजंट मैटर आपका एज कितना है, आपका जेंडर क्या है, दिस ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस and of course a lot of knowledge. Maybe a 25-year-old can take better financial decisions because उनकी knowledge अच्छी है rather than a 40-year-old man जिसकी knowledge उतनी अच्छी नहीं है। And सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि मेरी subscriber base of this particular channel 70 to 75% is women. So I thought this is the perfect time to explain to them in layman's language जितना मुझे आता है। धीरे धीरे I can start sharing my knowledge because YouTube is not only about all fun and makeup and everything. This particular channel has to do everything that makes basis of my life and Jatin's life. और मेरा बहुत ज़्यादा important part है of learning basics of what investment is, how to invest, where to invest, उसमें क्या risk factors होते हैं and you know various things जो मुझे शुरू में जब कोई बोलता था मुझे बहुत डर लगता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने सीखा आई रियलाइज दीज आर सच इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो इन लाइफ। आई डोंट नो व्हाई स्कूल में दीज थिंग्स आर नॉट टॉट। आई मेक श्योर इवन माई डॉटर, एवरीबडी अराउंड मी, वी कीप लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। सो हियर्स माई अटेम्प्ट टू स्टार्ट टेलिंग यू बहुत ज्यादा ईजी लैंग्वेज में जिससे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेने की क्षमता रख सकते हैं। सो टुडे वील डिस्कस बहुत ज्यादा बेसिक इन्वेस्टमेंट होता क्या है। प्लीज पार्डन माई हैंडराइटिंग, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है बट ऑफकोर्स दैट्स नॉट द मुद्दा। द मुद्दा इज कि मुझे जो पता है वो मैं इजी से इजी तरीके से आप तक पहुंचा पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। सो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका कभी भी फर्स्ट बेस इनकम नहीं होती है। जैसे अगर आपका सैलरी है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते बिकॉज वो आपका फर्स्ट बेस, फर्स्ट ईयर से आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी या बिजनेस है, उससे जो आप अमाउंट सेव करते हो और उसको जब आप कहीं और ऐसी जगह पार्क कर देते हो जहां से आपको अमाउंट मिलना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली आपका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपके पास है, लेट्स कॉल इट एक्स। जो एक्स अमाउंट है आपके पास, उसको जब आप कहीं ऐसी जगह पार्क कर रहे हो जिससे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके पास एक इनकम वापस आने लगे, वो दो फॉर्म्स में होता है। एक साथ जो आपका मनी है जो आपने लगाया है प्लस उसके ऊपर जो आपका अमाउंट बना है वो एक साथ भी आ सकता है। और डिफरेंट प्लान्स होते हैं जिसमें आपको एवरी 1 ईयर, एवरी 2 ईयर, एवरी 5 ईयरली भी मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट। सो आई विल समराइज दिस अगेन। जब आपने अपना एक्स अमाउंट एक जगह पे पार्क कर दिया है एंड आफ्टर अ व्हाइल यू विल रिसीव द मनी बैक। Now here is your invested amount. यहाँ पर आपका invested amount प्लस आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है that is your profit. Now हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? बिकॉज हमें इन्फ्लेशन बीट करना होता है। इन्फ्लेशन बीट करने का मतलब ये होता है कि आज अगर आपके पास एक बुक है जो 100 रुपीज की है और आपके बैंक में भी 100 रुपीज है, तो आपने सोचा कि आपके पास 100 रुपीज है और आप 100 रुपीज की बुक अफोर्ड कर सकते हैं। आफ्टर 2 years ये सेम बुक आपको हो जाएगी 105 रुपीज की, बट आपके बैंक में अभी भी 100 रुपीज है बिकॉज आपने कहीं भी अपना पैसा नहीं लगाया जहां ये अमाउंट बढ़ रहा है। इसलिए आपके पास अभी भी बैंक में 100 है बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ये सेम बुक आपकी 105 हो गई है।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्फ्लेशन के हिसाब से, जिसको हिंदी में महंगाई बोलते हैं, उसके हिसाब से आपके पास जो अमाउंट है उसको आप बढ़ाते रहो, बिकॉज आप सेम चीज अफोर्ड नहीं कर पाओगे थोड़े सालों बाद बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ यूजुअली इन्फ्लेशन इज टेकन फ्रॉम 4 to 5%, बट इफ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड, आप हमेशा इन्फ्लेशन 5% to 8% के बीच में आप अज्यूम किया करिए. बिकॉज अगर मान लीजिए आपने 5% अज्यूम किया एंड बाय एनी लक 7% इन्फ्लेशन हो गया ईयरली, तो आपका वापस 2% कम हो जाएगा. दैट इज वाई यू शुड ऑलवेज अज्यूम ऑन द हायर साइड, जिससे कि आपका इन्फ्लेशन अगर लोअर भी रहेगा तो आपका वो प्रॉफिटेबल ही अमाउंट आएगा वापस. नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम देखनी होती है वो होती है रिस्क, प्लस आपको देखना है आपके रिटर्न, प्लस आपको देखना है टाइम. आप देखेंगे कि आपका जो अमाउंट आप डाल रहे हो वो रिस्क में कितना है. हायर रिस्क वाली भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लोअर रिस्क वाली भी इन्वेस्टमेंट होती है. सो बेसिकली अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप पीपीएफ में डाल रहे हो, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये होता है आपका लोअर रिस्क. बिकॉज इवन दो गवर्नमेंट डिसाइड्स कि हर साल आपको इस पे कितना रिटर्न रेट मिलेगा, बट वो यूजुअली 6 to 7% के बीच में ही रहता है और मे बी हायर. तो ये हो गया आपका लो रिस्क. नाउ फॉर एग्जाम्पल आप डाल रहे हो शेयर्स में विच इज अ वॉलेटाइल शेयर. वॉलेटाइल से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आप शेयर्स में डाल रहे हो, शेयर्स इज नॉट रिस्की, बट अगर आप बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करोगे या म्यूचुअल फंड्स में डालोगे तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको अमाउंट चाहिए ही और उस टाइम पे वो शेयर लोअर हो, तो आप उस टाइम निकालोगे तो यू लूज आउट ऑन योर मनी. सो यू शुड हैव द कैपेसिटी उसको स्ट्रेच करने के लिए जब तक वो हायर अमाउंट पे नहीं आपको वापस रिटर्न्स देता है. तो दैट इज कॉल्ड हायर रिटर्न. बट अगेन हायर रिटर्न में हायर रिस्क भी मोस्टली इन्वॉल्व होता है. नाउ टाइम हम क्यों डिराइव करते हैं? बिकॉज अगेन अगर आज से आपने 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 2% ही इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो आपका इन्फ्लेशन से वो ऑलरेडी नीचे है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 रुपीज का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 102 आपको 5 साल बाद वो दे रहा है, और अगर 5 साल में इन्फ्लेशन 107 का हो गया है तो आपका मनी लूज हो गया है. सो इसलिए टू डिराइव टाइम विद इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका जो अमाउंट आप डालते जा रहे हो वो आपको किस परसेंट पे वापस दे रहा है. मिनिमम 5 to 6% के ऊपर ही आपको वो रिटर्न आना चाहिए. दैट्स ओनली व्हेन यू विल ओनली बी एबल टू बीट द इन्फ्लेशन. तब आपका जो पैसा है वो सेम अमाउंट ही है, वो बढ़ा नहीं है, सिर्फ आपको वो नंबर चेंज होता हुआ दिख रहा है. एक और एग्जांपल मैं देती हूँ जो शायद आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा. नाउ देयर इज अ पर्सन ए, उनकी सैलरी इस साल 2 lakhs है in 2023. नाउ पर्सन ए in 2025 भी अगर 2 lakhs की ही सैलरी पे है, तो नॉर्मली मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि हमारी सैलरी एटलीस्ट बढ़ी नहीं तो कम भी नहीं हुई है ड्यू टू कोविड टाइम्स या कोई भी और रीजंस जो आए हैं. बट अगर आपका 2 साल में सैलरी सेम है तो आपका इसका वर्थ कम हो गया है. बिकॉज 2 lakhs में जो सामान 2023 में आता था वो 2025 में नहीं आ रहा है, बिकॉज महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड. सो आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल आपको थोड़ा ज्यादा इजिली समझ आया होगा. नाउ सबसे ज्यादा बेसिक पिलर्स जो बोलते हैं इन इन्वेस्टमेंट आर हायर रिस्क इज इक्वल्स टू हायर रिटर्न्स, एंड सेकेंड ये 2 पिलर होते हैं इन्वेस्टमेंट के. लोअर रिस्क इज इक्वल टू lower returns. Now how do you decide कि आपको higher risk लेना चाहिए या lower risk लेना चाहिए? उसके लिए आपको खुद as an individual आपको अपना risk tolerance figure out करना पड़ेगा कि अगर आप एक particular amount, suppose आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने ये पूरा का पूरा अमाउंट हायर रिस्क में डाल दिया, आपका अमाउंट वो किसी तरीके से कम हो गया, तो क्या आपके पास बैकअप है वापस से
और इन्वेस्टमेंट्स करने का या अपना घर चलाने का या आपकी मेडिकल कंडीशंस को कंप्लाई करने का आपके पास कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आप फंड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर किड्स एजुकेशन, योर पेरेंट्स मेडिकल नीड्स, योर वाइफ्स थिंग्स। तो ये सारी चीजें हर किसी की इंडिविजुअल अलग होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हायर रिस्क, लोअर रिस्क का इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की कैपेसिटी ऑफ द फैमिली, ऑफ द सिचुएशन, ऑफ योर जॉब, ये सारी चीजें देखते हुए करिए। सो इसको समराइज करने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस एक साथ लिख के बताती हूँ। आपकी फर्स्ट इनकम होती है, नाउ दिस इज योर फर्स्ट ईयर। अब ये इनकम भी हो सकती है क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, ये वो भी मनी हो सकता है एज अ वाइफ, अगर आपके हस्बैंड आपको हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहे हैं या आपके पेरेंट्स के पास से आपके पास कुछ अमाउंट आ रहा है या पड़ा हुआ है, दिस विल ऑल बी योर फर्स्ट ईयर। नाउ इससे आप एक्सपेंस करते हैं और दूसरा आप सेव कर रहे हैं। बट ये जो सेव्ड अमाउंट है उसको जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां से जो आपके पास इनकम जनरेट हो रही है ये हो गया आपका सेकेंड ईयर। सो नाउ यू हैव टू सेट्स ऑफ ईयर। इनकम इज योर फर्स्ट ईयर, ये आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ इनकम है, ये आपकी सेकेंड ईयर ऑफ इनकम है। नाउ अगर आपके पास ये इनकम आ रही है, इसको वापस आप सेम प्रोसेस पे डाल सकते हैं, दैट यू विल टेक आउट सम अमाउंट टू स्पेंड एंड सम अमाउंट टू इन्वेस्ट, बिकॉज इस अमाउंट से वापस आपको इनकम मिल रही है। ये हो गया आपका थर्ड ईयर। सो एज अ रूल मैं कभी भी ये फर्स्ट ईयर स्पेंड नहीं करती हूँ, मैं मोस्टली सेकंड, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ही स्पेंड करती हूँ। अदरवाइज थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्ट स्पेंडिंग। अब थर्ड ईयर को आप वापस फोर्थ ईयर में कैसे डालोगे कि आपके पास जो भी अमाउंट रिटर्न आ रहा है उसको आप वापस से थोड़ा सा एक्सपेंडिचर के लिए निकालोगे और थोड़ा सा आप उसको वापस से इन्वेस्ट कर दोगे। नाउ अगर आप ऐसा करोगे, इफ यू आर सपोज 30 और आप 60 तक का प्लान करना चाहते हो, अगर आप ऐसे प्लान कर रहे हो फ्रॉम 30 to 60, तो हमेशा आप ट्राई करो कि आपका ये जो इनकम है वो सपोज 35 पे आ रहा है टू ईयर, ये आप लिख के रखो ऑन योर एक्सेल शीट और योर डायरी, वट एवर यू आर मोर कंफर्टेबल विद। नाउ फिर 10 साल बाद आपका थर्ड ईयर का अमाउंट आना चाहिए, फिर फोर्थ पे आपका 55 में आपका फोर्थ ईयर आना चाहिए। जब आप 10-10 साल गैप कंप्लीट कर लो फिर आप नीचे से जाओ, बिकॉज वेन यू आर ओल्ड यू डू नॉट वॉन्ट टू टेक हायर रिस्क। सो आपका फिफ्थ ईयर यहां आएगा, फिर आपका सिक्स्थ ईयर यहां आएगा, बिकॉज अगर मान लीजिए 40 में आपका सिक्स्थ ईयर नहीं आया, इफ यू टेकन अ लिटिल हायर रिस्क, देन ऑल्सो 40 में आपकी तबियत, इन मोस्ट केसेस आपकी तबियत, आपका दिमाग, आपका बॉडी साथ देगा। However, by 55-60 आप थोड़ा थकोगे, you might not be able to do it at that level जो आप younger age में करते हो। तो हमेशा आपका टियर पहले 10 years में नीचे जाना चाहिए और 5 years में आप अपने आप को सिक्योर करना शुरू करो। सो इवन इफ फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिया है, अगर आपका 40 में कुछ गड़बड़ होता है, आपको पता है आपको सिर्फ 5 years मैनेज करना है, फ्रॉम हियर आपने तीन ईयर्स ऑलरेडी सिचुएट कर दिए हैं फॉर यू टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। नाउ ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम इन्वेस्ट करते क्यों हैं? एक तो हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए करते हैं, बट देयर आर 2 to 3 more पॉइंट्स जो मैं आपको बताती हूँ। एक है बिकॉज आप मैक्सिमाइज करते हैं आपकी अर्निंग्स को, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है आप मिनिमाइज करते हैं अपने रिस्क को, बिकॉज जब आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करने लगते हैं, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, छोटे बड़े वट एवर इट इज, बट उससे अगर आपके 1-2 इन्वेस्टमेंट्स नीचे जाते हैं तो आपको वो कवर करके दूसरे पोर्टफोलियो में जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ाता है। सो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज बीटिंग इन्फ्लेशन। अगर आप एक अमाउंट लेके अपने अलमारी में या आप अपने बैंक लॉकर में या सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हो, वो इन्फ्लेशन नहीं बीट कर रहा है, वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। सो आपका वो पैसा ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो मार्केट में वैल्यू उसकी कम होती जा रही है। सो यू विल बीट द इन्फ्लेशन बाय investing your amount. And fourth, you end up saving your taxes.
बिकॉज गवर्नमेंट बहुत सारे आपके पोर्टफोलियो में जो भी होगा, एंड व्हेन आई से पोर्टफोलियो वो बहुत बड़ा लगता है ओ माय गॉड कितनी बड़ी चीज है। यू कैन स्टार्ट विद एज स्मॉल एज 500 200। हैबिट फॉर्म करना इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज धीरे धीरे जब आपको दिखता है कि आपके पास अमाउंट वापस आ रहा है, आप सिक्योर हो रहे हो, आप ऑटोमेटिकली अपने एक्सपेंडिचर्स कम करके, मिनिमाइज करके आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने लगते हो। सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स डिडक्शंस दिए हुए हैं जिससे आपकी जो इनकम है उसमें आपको टैक्सेस भी कम देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। सो दैट इज द फोर्थ पॉइंट। सो ये मैंने बहुत ज्यादा सिंपल जितना मुझसे हो पाया मैंने उस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप दिस वॉज अ लिटिल नॉलेजेबल। दिस इज समथिंग मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे कर रही हूँ, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अपने चैनल को हर तरीके से होल बनाकर रखें। इट्स लाइफ अबाउट मी, माई डॉटर, माई हस्बैंड, द मस्तीज दैट वी डू, द हार्डशिप्स दैट वी सी, एंड मेकअप एंड ट्रैवलिंग, एंड या नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तक वो ये पर्टिकुलर चीज बहुत मिसिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा था, बट ऑफकोर्स आप लोग डिसाइड करोगे कि हमें ये रखना चाहिए या नहीं। एंड yeah, that's it for today, and until I see you guys again, keep shining.